महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। दोस्तों नमस्कार। संसद में एक बार फिर ऐसा ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जिसने पुराने और अनुभवी सांसदों को भी चकित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद वही युवा नेता जिन्हें कुछ लोग बिना समझे कम आंकने की कोशिश करते हैं, आज उसी सदन में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाकर आए हैं जिसकी हिम्मत कई दिग्गज सांसद वर्षों से नहीं जुटा पाए हैं। जहां कुछ प्रतिनिधि अपने पूरे कार्यकाल में एक भी प्रश्न नहीं पूछ पाते और मात्र सीट गर्म करने का काम करते हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर भारत की करोड़ों महिलाओं के मूक दर्द, उनके सम्मान और उनके अधिकारों को संसद के केंद्र में रखकर एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक पूर्णतः प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया से जुड़ा दर्द, शारीरिक कमजोरी और संभावित जटिलताएं पूरी तरह से वास्तविक हैं। और इस पीड़ा के बीच आज भी देश की लाखों मजबूर बहनें, कार्यालयों में काम करने वाली महिलाएं, खेत खलिहान में मेहनत करने वाली बेटियां बिना किसी आधारभूत सुविधा या रियायत के कार्य करने के लिए विवश हैं। दुखद है कि आज तक इस विषय पर कोई ठोस राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है और ना ही कार्यस्थल पर इनसे जुड़े कोई स्पष्ट कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। पहली बार किसी सांसद ने इतने पूरे दमखम और स्पष्टता के साथ सरकार का सीधे तौर पर आह्वान किया कि मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य संबंधी विशेषाधिकारों और आवश्यक आराम को मान्यता देते हुए मासिक धर्म अवकाश को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाए। ये मांग न केवल न्याय संगत है, बल्कि एक समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में एक बड़ा और आवश्यक कदम है। मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलता है वास्तविक। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रीय रूप से लागू होना भी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्र से तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज के छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पे व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में। ये घटना संसदीय चर्चा के केंद्र में उन मूलभूत मुद्दों को लाने का एक शक्तिशाली उदाहरण है जो आम जनजीवन को सीधे प्रभावित करते हैं और सामाजिक बदलाव की नींव रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो इस पूरे प्रस्ताव के संदर्भ में उठती है, वो है प्रस्ताव के इरादों और चरित्र पर होने वाली बेईमानी टिप्पणियों के बारे में। ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जिनके बारे में एक खास नजरिया वाले लोग बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन महोदय, कर्म और शब्द ही किसी के इरादों की सबसे बड़ी कसौटी होता है। सच तो यह है कि जिस शारीरिक दर्द और सामाजिक चुप्पी के विषय पर हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा खुद महिलाएं तक खुलकर बात करने से हिचकिचाती हैं, जिस मुद्दे को घर के कोनों में चुप्पियों में दफन कर दिया जाता है, उसी संवेदनशील और उपेक्षित मुद्दे को चंद्रशेखर आजाद ने भारत की सर्वोच्च विधायिका
इस संसद के केंद्र में खड़े होकर पूरी निडरता और स्पष्टता के साथ उठाया है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा के लिए केवल शब्द नहीं बोले, बल्कि एक ठोस कानूनी मांग के रूप में उनके अधिकारों की पैरवी की है। और शायद यही कारण है कि आज देश की करोड़ों सामान्य महिलाओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक और सोशल मीडिया की दुनिया तक हर जगह इस साहसिक और ऐतिहासिक पहल की सराहना की जा रही है। लोग इसे एक सही दिशा में उठाया गया साहसिक कदम मान रहे हैं। यह घटना हमें यह सबक देती है कि किसी के चरित्र का आकलन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि या हमारी पूर्व धारणाओं से नहीं, बल्कि उनके द्वारा समाज के लिए किए गए ठोस कार्यों से होना चाहिए। आज उन्होंने जो किया वो महिला सम्मान की सबसे मूक पर सबसे मजबूत पैरवी है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद हर मुद्दे पर मजबूती से बोलते हैं। वो बोर्ड रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मामला हो, SIR पर जोरदार बहस या वंदे मातरम को लेकर चल रही लंबी चर्चा। योर प्रोग्रेस भारतीय प्रतिनिधि समिति 1932 ने कहा था, साक्षरता बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है। और ज्योतिबा फूले ने 1882 की में हंटर कमीशन में कहा था, यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं है तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा कि राजनीतिक अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हें योग्यता के नाम पर। हर बार उन्होंने संविधान, समानता, शिक्षा, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और नौजवानों के भविष्य जैसी बुनियादी मुद्दों को सबसे आगे रखा है। उन्होंने सत्ता पक्ष को भी साफ संदेश दिया, नफरत और ध्रुवीकरण से देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। और आप मुझे पूरा ऐसा लगा जब मैंने सत्ता पक्ष को सुना कि वो राजनीतिक एजेंडे के जरिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए इस बहस को लाना चाहते हैं। उनके पीछे उनका कोई और तर्क नहीं। सभापति जी, खत्म करते हुए मैं ये कह रहा हूं, आज का नौजवान अपना हक मांग रहा है। आज की बेटियां उड़ान चाहती है, उनके लिए सरकार में क्यों योजना नहीं? बस इसी एजेंडे फंसा के लगातार वो देश के नौजवानों को चलना चाहते। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूँ कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, बेरोजगारी पर चर्चा करें, महंगाई पर चर्चा करें, महिला सुरक्षा पे, सम्मान पे, उनके सशक्तिकरण पे चर्चा करें और देश की तरक्की पे मिलकर कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बात करें रोजगार की, महंगाई की, महिला सुरक्षा की और इस देश को कैसे मिलाकर आगे बढ़ाया जा सके, इसकी इसी दम, इसी भाषा और इसी काम के कारण आज चंद्रशेखर आजाद का नाम संसद रत्न जैसी प्रतिष्ठित मान्यता के योग्य माना जा रहा है। यानी कि एक बात साफ है कि जो सांसद जनता के मुद्दे उठाता है वही सांसद को ताकत देता है। और चंद्रशेखर आजाद आज उसी ताकत का सबसे तेज, सबसे साफ और सबसे हिम्मती चेहरा बनकर उभरे हैं। बहरहाल देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, लेकिन बात सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। चंद्रशेखर आजाद सांसद के रूप में एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जो हर मुद्दे पर मजबूत तथ्यों और साहस के साथ बोलते हैं। चाहे वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण की तारीख बढ़ाने का मामला हो, जहां उन्होंने युवाओं की मुश्किलों को समझाते हुए राहत की पैरवी की, चाहे शिक्षा प्रणाली में सुधार, SIR पर उनकी जोरदार और तार्किक बहस हो जिसमें उन्होंने रटंत प्रणाली के बजाय समझ और रोजगार और शिक्षा पर बल दिया है, या फिर वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों पर चली लंबी चर्चा में उनका योगदान हो, जहां उन्होंने देश प्रेम को एकता के सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, विभाजन के हथियार के रूप में नहीं। हर बार हर बहस में उन्होंने संविधान में निहित समानता के सिद्धांत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और
नौजवानों के भविष्य जैसी बुनियादी और जनजीवन को सीधे प्रभावित करने वाली चिंताओं को ही सदन में एजेंडा में सबसे आगे रखा है। उन्होंने अपने हर वक्तव्य के माध्यम से सत्ता पक्ष को भी एक स्पष्ट और दूरदर्शी संदेश दिया है। नफरत, विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति से देश का कल्याण नहीं होता है, देश आगे नहीं बढ़ता है। असली प्रगति तो तब संभव है जब हम रोजगार के सृजन, महंगाई पर नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और इस विविधतापूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ाने की बात करें। यही वो सकारात्मक और रचनात्मक राजनीतिक विमर्श है जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। इसी दमदार स्वर, इसी स्पष्ट भाषा और इसी निरंतर जन केंद्रित कार्यशैली के कारण आज चंद्रशेखर आजाद का नाम न केवल युवाओं के बीच बल्कि संसदीय मंडलों में भी एक गंभीर और प्रभावशाली सांसद के रूप में लिया जा रहा है। उनकी इसी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें कई विशेषक संसद रत्न जैसी प्रतिष्ठित मान्यता के योग्य मानने लगे हैं, क्योंकि वो उन गिने चुने प्रतिनिधियों में है जो संसद की गरिमा को उनके वास्तविक अर्थों में सार्थक बनाते हैं। अर्थात एक बात अब स्पष्ट है, जो सांसद जनता के वास्तविक मुद्दों, उनकी पीड़ा और उनकी आकांक्षाओं को संसद के मंच से उठाता है, वही वास्तव में इस लोकतांत्रिक संस्था को मजबूती और जन विश्वास देता है। चंद्रशेखर आजाद आज उसी संसदीय ताकत के सबसे तेज, सबसे स्पष्ट और सबसे हिम्मती चेहरे के रूप में उभरे हैं। उनकी आवाज सत्ता के गलियारों में गूंजती और सड़क के आम नागरिक तक पहुंचती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह का जन समर्थन और सामाजिक स्वीकार्यता मिल रही है और जिस तरह वे संसद में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, क्या सत्ता पक्ष उनकी इस जन केंद्रित मांगों और सुझावों को गंभीरता से लेगा? क्या महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश जैसे कानून पर ठोस कार्रवाई होगी? क्या युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस रणनीति बनेगी? क्योंकि अंततः लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि सदन के अंदर की बहस सदन के बाहर की जिंदगी में बदलाव लाए। जनता की आशाएं उनसे जुड़ी हैं, जनता की आशाएं उनसे जुड़ी है और देश का भविष्य इन्हीं मूलभूत मुद्दों के समाधान पर टिका है। आइए हम सभी इस जिम्मेदारी को समझें। जिस तरह की तारीफ उनकी की जा रही है, क्या ये समर्थन उन्हें साल 2027 के यूपी चुनाव में जीत दिलाएगा? क्या वो यूपी पर अपना कब्जा जमा पाते हैं? क्या वो पूरी तरह से जनता का समर्थन जुटा पाएंगे या नहीं, वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।